जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर परफेक्शन आईएएस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम 90 दिन का चलाया जा रहा है उसी को रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए कंप्लीट सीरीज को रिवीजन करने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स को, परफेक्शन आईएएस के वॉल्यूम 6 मैगजीन को। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 6 का इकोनॉमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को। एशियाई विकास बैंक के बारे में डिटेल में समझते हैं। स्थापना 1966 में, ध्यान रखिएगा 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो मनीला, जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। सदस्यता भारत सहित कुल 68 सदस्य हैं। भारत सहित कुल 68 सदस्य हैं। अध्यक्ष मासा तसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। गतिविधियां क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, देखिए। सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करना है इसका काम। सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी। किसके अनुसार बढ़ेगी, तो देखिए ये मूडीज के अनुसार है। ठीक है, अलग अलग संस्था का अलग अलग अनुमान रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी। डिटेल में समझते हैं। मूडीज एनालिटिक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो पहले अनुमानित 6% से थोड़ा अधिक है। 6% पहले था, लेकिन अब 6.1%, जो कि पहले से थोड़ा सा अधिक है। यह 2023 में दर्ज 60.60% से कम है। 2023 में बताया गया था 7.7% मूडीज के अनुसार। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत की हालिया उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का हवाला दिया गया है, जो दबाव कम होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं होने के साथ 5% के आसपास है। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए वीवीआई हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में। डिटेल में समझते हैं। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। खावड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा 4% होगी। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना होगी, तो 26 गीगावाट। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जबकि पवन ऊर्जा 4%। सिट्रोएन भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। सिट्रोएन ये भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया C3 इलेक्ट्रॉनिक वाहन की 500 इकाइयों का निर्यात करके एक मील का पत्थर हासिल किया, जो ईवी निर्यात करने वाले बहुराष्ट्रीय कार निर्माताओं का पहला उदाहरण है। EC3 का निर्यात भारत फ्रांसीसी औद्योगिक सहयोग की ताकत और स्वच्छ गतिशीलता के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने WTO में लगातार 5वीं वर्ष शांति से संबंधित प्रावधान लागू किया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर विश्व व्यापार में शांति खंड का उपयोग किया है। 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन करने के बावजूद 2013 वाली मंत्री स्तरीय बैठक में सहमत शांति खंड प्रावधान के कारण भारत को तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन करने के बावजूद 2013 बाली मंत्रिपरिषद जो बैठक हुआ था में सहमति खंड
सहमत शांति खंड प्रावधान के कारण भारत को तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन 52.8 मिलियन डॉलर था, जिसमें कुल 6.39 मिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक था। ठीक है, तो अधिक था, ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन आपका बन सकता है कि कम था, इनमें से कौन सा सही है, 1 2 सही है, 3 4 सही है। तो इस तरह से आपको डिटेल में ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स के साथ आपका स्टैटिक भी रिवीजन होते जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1994 के मार्केस समझौते से 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना, ध्यान रखिएगा। 164 सदस्य हैं। पूर्ववर्ती संस्था गैट है इसका। ठीक है, पूर्ववर्ती संस्था गैट है, इसी को अपडेट करके बनाया गया है। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा मुख्यालय। भारत ने सीतवे बंदरगाह समझौता सुरक्षित किया। क्या है? डिटेल में समझते हैं। भारत ने सीतवे बंदरगाह समझौता सुरक्षित किया। देखिए, भारत ने चाबहार के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में सीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण सुरक्षित कर लिया है। यह अपनी समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को कालादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देगा, जो ईरान में चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। यूरिया का आयात बंद कर देगा, डिटेल में समझते हैं। देखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। नए उर्वरक संयंत्रों के चालू होने से स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। नए उर्वरक संयंत्रों को चालू होने से स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? तो वृद्धि हुई है, इस कारण आयात यानी कि खरीदा कम जाएगा। यूरिया उत्पादन लगातार बढ़ा है और 2022-23 में 284.95 लाख टन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बावजूद 30% मांग अभी भी आयात के माध्यम से पूरी की जाए। ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया है आयात, 30% अभी भी है, लेकिन पहले से कम है। इसके प्रमुख स्रोत ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना है। डिटेल में समझते हैं क्यों जुर्माना लगाएगा। देखिए, RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने विभिन्न नियमों का अनुपालन न करने के लिए 2 वित्तीय संस्थान IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाए हैं। कौन सा जुर्माना? तो मौद्रिक जुर्माना। RBI ने ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेमार्ट इंडिया के सहयोग से वर्चुअल ATM सुविधा शुरू की है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए J&K बैंक ने वर्चुअल ATM सुविधा का अनावरण करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यह अभिनव सेवा स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकदी निकासी को सक्षम बनाती हैं। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी प्रतिबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि SPR बनाएगी। क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस परियोजना की देखरेख इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो SPR के निर्माण और संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन है। स्थान ये पादुर कर्नाटक में बनाया जाएगा। दूसरी साइट की भी उड़ीसा में बनाने की योजना है। पहला कर्नाटक और दूसरा उड़ीसा में। भारत में वर्तमान SPR आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और कर्नाटक में मंगलौर और पादुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI की मौद्रिक नीति रेपो दर 7वीं बार स्थिर रहेगी। डिटेल में समझते हैं। RBI मौद्रिक नीति समिति ने 5.1 के बहुमत से नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। डिटेल में और समझते हैं। RBI मौद्रिक रेट, देखिए, पॉलिसी रेपो दर
6.50% अपरिवर्तित है। ठीक है, पहले सही है। अस्थायी जमा सुविधा SDF 6.25% है, ये भी अपरिवर्तित है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर 6.7%, बैंक दर 6.75%, रिवर्स रेपो 3.35% है। CRR ये 4.5% है। SLR 18% है। तो ये SLR ध्यान रखिएगा 18%। और रेपो पॉलिसी रेपो दर इसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6.50% यानी कि 6.50% है। और बैंक दर 6.75। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोयले और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन से अधिक पहुंचा है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 बिलियन टन से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अनुकूल सरकारी समर्थन के कारण पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में कोयला क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है और यह दुनिया भर में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 70% से अधिक। आयात की बात करें तो भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 जनवरी 2024 तक में 217.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया है, जिसमें गैर कोकिंग कोयले का प्रभुत्व था। बुंदेलखंडी गेहूं की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया है। डिटेल में समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है, जो प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की देसी गेहूं की किस्म, जिसे स्थानीय तौर पर कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, तकनीकी रूप से ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में वर्गीकृत कठिया गेहूं अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसे ड्यूरम गेहूं, दलिया, पास्ता गेहूं या मैकरोनी गेहूं जैसे नाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश GI टैग हासिल करने में अग्रणी बनकर उभरा है और उल्लेखनीय रूप से 69 GI टैग हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। सबसे GI टैग किसी राज्य को मिला है तो वहीं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, पारादीप बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बन गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है। इसने पिछले वर्ष की तुलना में 60.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10.02 मिलियन मीट्रिक टन अधिक माल संभाला है। पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। क्षमता है 289 मिलियन मीट्रिक टन है। RBI की डिजिटा पहल अवैध ऋण देने वाले एप्स पर अंकुश लगाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना पर विचार कर रहा है, जो अवैध ऋण देने वाले एप्स पर अंकुश लगाएगा। इसका उद्देश्य अवैध ऋण देने वाले एप्स के प्रचार का मुकाबला करना है। यह साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा और डिजिटल ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2 लॉन्च हुआ है। इसे डिटेल में समझते हैं। सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च हुआ है। देखिए, सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली का नया और उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल संस्करण स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। सेबी के अनुसार स्कोर्स 2.0 में शिकायतों के निवारण की समय सीमा घटकर 21 कैलेंडर दिन कर दी गई है। पुराने स्कोर्स ऐप को बंद कर दिया गया है और जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। सेबी के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये सेबी का फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय आप सभी को पता है मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है तो माधवीपुरी बुश, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनरेगा मजदूरी दरों में 4 से 10% के बीच बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है तो बढ़ोतरी हुई है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत
मजदूरी में संशोधन की घोषणा की है। हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 374 रुपये की उच्चतम मजदूरी दर है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मजदूरी दर सबसे कम 234 रुपये है। बिहार में यह मजदूरी दर 245 रुपये निर्धारित है। सबसे कम आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में। अकुशल श्रमिकों के लिए 374 रुपये हरियाणा में, सबसे कम है नागालैंड में, और बिहार की बात करें तो 245 रुपये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IRDA। इरडा ने LIC, GIC, री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष से अपनी DS सेकेंड स्थिति बरकरार रखी है। DSII, सॉरी ये सेकेंड नहीं, आई है, डबल आई है। DSII महत्वपूर्ण आकार और बाजार महत्व के बीमा करता है जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है। इन बीमाकर्ताओं को विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों के मुद्दे को संशोधित करने के लिए अतिरिक्त नियामक उपायों की आवश्यकता होती है। इरडा के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। स्थापना की बात करें तो 1919 ईस्वी में मुख्यालय हैदराबाद में चेयरपर्सन देबा सिंह पांडा है। स्थापना 1999, ध्यान रखिएगा इरडा का स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं NTPC ने पर्यावरणीय पहल के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऋण प्राप्त किया है। क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, NTPC समूह ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है। राशि USD 200 मिलियन JPY में यानी कि जापानी मुद्रा में 30 बिलियन है। वित्तदाता जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC। वितरण JBIC 60% ऋण प्रदान करेगा। शेष राशि अन्य वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त की जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए NTPC की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के एक हिस्से का समर्थन करने के लिए ऋण निर्धारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रुपे ने लॉन्च किया जोड़ो भूल जाओ अभियान। जोड़ो भूल जाओ अभियान क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, रुपे ने UPI पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान UPI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड के सहज एकीकरण को दर्शाता है, जो उपभोक्ताओं को सुविधाजनक डिजिटल लेनदेन के लिए भौतिक वॉलेट को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI की सैद्धांतिक मजदूरी डिटेल में समझते हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता PayU ने भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है। PayU को अनुमोदन डिजिटल इंडिया पहल, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पे वन पेमेंट सॉल्यूशन पेश किया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत पे वन इन वन भुगतान उपकरण है जो POS, QR और स्पीकर कार्यकर्ताओं को जोड़ता है। भारत पे का लक्ष्य शुरुआत में भारत पे वन को 100+ शहरों में लॉन्च करना है। अगले 6 महीनों के भीतर 450+ शहरों में विस्तार करने की योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, IRDAI ने 2023-24 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता घोषित किया। डिटेल में समझते हैं। देखिए, IRDAI ने LIC, GIA, री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचान किया है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष से अधिक DSII स्थिति बरकरार रखी है। DSII महत्वपूर्ण आकार और बाजार महत्व के बीमा करता है। इसकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है। इन बीमाओं को विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों
के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त नियामक उपायों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन डिटेल में समझते हैं। देखिए, नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा में एक छलांग का प्रतीक है। परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। परियोजना में 20 nm3 प्रति घंटा इलेक्ट्रोलाइजर और 25 के वाट ईंधन सेल क्षमता आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रणाली की सुविधाएं। यह देश का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है जो बिजली उत्पादन और NJHPS की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधा दोनों की सेवा प्रदान करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। इरडा को मिला नवरत्न का दर्जा। IREDA इरडा को मिला नवरत्न का दर्जा डिटेल में समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न दर्जा दिया गया। इसके साथ ही भारत में नवरत्न PSC सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कुल संख्या 17 हो गई है। कितना हुई है? तो 17 आपको ध्यान रखना है। निकट क्षेत्र संचाल NFC प्रौद्योगिकी डिटेल में समझते हैं। देखिए, NPCI की UPI टैप एंड में पे सुविधा त्वरित प्रतिक्रिया कोड की आवश्यकता के बिना भुगतानकर्ता की UPI ID के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशंस प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। NFC के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, NFC विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करके दो संगत उपकरणों को छोटी दूरी में सूचना साझा करने की अनुमति देता है। RFID और ब्लूटूथ भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत अधिक है। RFID संचार की सीमा 100 मीटर या उससे अधिक है तथा ब्लूटूथ की सीमा 10 से 100 मीटर है। संगम डिजिटल ट्विन पहल डिटेल में समझते हैं। देखिए, दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा। विभाग को लेकर आजकल प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। संगम डिजिटल ट्विन पहल दूरसंचार विभाग के द्वारा। संगम के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, डिजिटल ट्विन पहल एक अवधारणा है जो बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, 6G और अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशनल प्रौद्योगिकी की क्षमता को एक साथ जोड़ना है। डिजिटल ट्विन के बारे में, डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया का डिजिटल प्रतिनिधित्व है जो इसके पर्यावरण के डिजिटल संस्करण में संदर्भित होता है। यह किसी संगठन को वास्तविक स्थितियों और उनके परिणामों का अनुकरण करने में सहायता कर सकता है, जिससे अंततः उसे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। गूगल मैप परिवहन प्रणालियों का डिजिटल जुड़वा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली बार वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम का आयोजन कोलंबिया में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ? वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम का आयोजन कोलंबिया में। देखिए, इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा अन्य द्वारा किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो सरकारों, दाताओं, नागरिक समाज और विभिन्न हितधारकों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करने और वैश्विक समुदाय को प्रेरित करना है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स। अब ये है पुस्तक और लेखक जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है? अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर पसंद आ रही है तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की। क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, इजराइल ने इलियट के पास संदिग्ध हवाई लक्ष्य के खिलाफ जहाज पर लगे सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग
उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर खतरों से बचने के लिए किया जाता है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो तैनात और युद्धाभ्यास करने वाली सेनाओं की रक्षा कर सकती है। इस तरह से आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार करेंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य की सर्वाधिक समीप आया है। डिटेल में समझते हैं। धूमकेतु पोम्स ब्रुक्स ये सूर्य के सर्वाधिक समीप में आया है। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स वर्तमान में बृहस्पति के निकट परिक्रमा कर रहा है। इसने 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य के चारों ओर 71 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीन में दुनिया का पहला ऑर्बिटर विकसित। चीन में दुनिया का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला है तो आजकल एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि पहला क्या हुआ। राष्ट्रीय स्तर की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो देखिए तियांगतोंग फर्स्ट दुनिया का पहला उपग्रह जो स्मार्टफोन को सीधे उपग्रह कॉल करने की अनुमति देता है। तियांगतोंग फर्स्ट ग्राउंड आधारित बुनियादी ढांचे जैसे वेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेलुलर टावरों की आवश्यकता के बिना स्मार्टफोन कॉल को सक्षम करने में सक्षम है। उपग्रहों की तियांगतोंग फर्स्ट श्रृंखला में 3 उपग्रह शामिल हैं जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समकालिक कक्षा में स्थापित है, जो मध्य पूर्व से प्रशांत महासागर तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोगोटा में पानी की राशनिंग शुरू। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ध्यान रखिएगा। अपने जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के कारण पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। यह दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। बोगोटा दुनिया के सबसे ऊंचे राजधानी शहरों में से एक है जो एंडीज के एक पर्वत अल्टीप्लानो कुंडीवायसेंस पर स्थित है। सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, बोगोटा कहाँ की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट इटना में एक बार फिर दिखा ज्वालामुखी भंवर वलय VVR क्या है? डिटेल में समझते हैं। ज्वालामुखी भंवर वलय के ज्वालामुखी धुएं के छल्ले के रूप में भी जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब मुख्य रूप से गैस और जल वाष्प ज्वालामुखी क्रेटर में एक गोलाकार वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट इटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। यह भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में है। ठीक है, क्षेत्र में स्थित है जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा है। ज्वालामुखी भंवर वलय पहली बार 1724 ईस्वी में माउंट इटना में देखे गए थे। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, स्ट्राम्बोली आदि हैं। ये चर्चा में है इसलिए एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान में दी हैं। क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए नेपाल में विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान दी हैं। 1994 से भारत द्वारा एम्बुलेंस और स्कूल बसों का दान स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के नेपाल के प्रयासों के लिए उसके अस्थायी समर्थन को रेखांकित करता है। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर्स हो या जीके जीएस हो, आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, एक बार में चीज़ें नहीं याद रहेंगी। तो इसे आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा और PDF से भी रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौते में संशोधन। क्या है समझते हैं डिटेल में। संशोधन में एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल है जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए जाते हैं। भारत मॉरिशस कर संधि में PPT परीक्षण की शुरुआत के साथ भारतीय कर अधिकारियों से मॉरिशस कर अधिकारियों द्वारा जारी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट से परे निवेश की जांच करने की उम्मीद है। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन की संसद ने विवादास्पद भर्ती कानून पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य रूस के साथ युद्ध में घटती सेनाओं को फिर से भरना है।
देखिए, इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को सैन्य पंजीकरण दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है और विदेश में राज्य सेवा के लिए आवेदन करने वाले पुरुष के लिए सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, ड्रोन हमले के बाद रूसी नियंत्रण जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन में नीप्रो या नीपर नदी काला सागर में गिरने वाली नदी है के तट पर स्थित है। परमाणु सुरक्षा का तात्पर्य परमाणु सामग्री, अन्य रेडियोधर्मी सामग्री या संबंधित सुविधाओं से जुड़े या निर्देशित आपराधिक या जानबूझकर अनधिकृत कृत्यों की रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक, वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक यानी कि खरीदने वाला बन गया है। भारत को पछाड़कर चीन रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। इस बदलाव का श्रेय प्रतिबंधों और बढ़ती कीमतों के कारण भारत की आयात में कमी को दिया जाता है। मार्च 2024 में महीने दर महीने 7% की वृद्धि के बावजूद भारत का आयात चीन से कम हो गया, जो इसकी तेल खरीद में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, खादी सहयोग परिषद ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया है। देखिए, दिसंबर 2023 में अपनाया गया विजन क्षेत्रीय सुरक्षा के एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सदस्य देशों की साझा नीति और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है और किसी एक के लिए कोई भी खतरा सभी के लिए खतरा। यह सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने का भी आग्रह करता है। ठीक है, तो इस आपको ध्यान रखना है। खाड़ी सहयोग परिषद ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। देखिए, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं। बहरीन साम्राज्य, कुवैत राज्य, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका अरब अमीरात शामिल हैं। 1981 में स्थापित इस सहयोग का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चुनावों में बाधा डालने वाला रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के चुनाव में बाधा डालने वाला रिपोर्ट क्या है, डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने ताइवान में चुनाव को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में AI जनित दुष्प्रभाव अभियान का प्रयास किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुनाव के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के लिए AI जनरेटेड ऑडिट, AI जनरेटेड एंकर, AI एनहांस्ड वीडियो, AI जनरेटेड मीम्स आदि तरीकों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला प्रस्ताव अपनाया। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में यह संकल्प अपनाया गया। उद्देश्य लिंग विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता वाले व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करना, उनके मूल कारणों को संबोधित करने के साथ साथ इंटरसेक्स लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उच्चतम प्राप्य मानक के आनंद का एहसास कराने में मदद करना। इंटरसेक्स लोग यौन विशेषताओं जैसे यौन शरीर रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और या क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, जो पुरुष या महिला शरीर की विशिष्ट आधारित धारणाओं में फिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का पार्ट भी है और करेंट अफेयर्स का भी, तो इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। स्थापना 15 मार्च 2006। मुख्यालय की बात करते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष उमर जिनवर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 15 मार्च 2006 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष उमर जिनवर। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन अबू धाबी में संपन्न हुआ। डिटेल में समझते हैं। देखिए, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुआ। उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा,
ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मस्तर द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन ज्ञान, विचारों और समाधानों के आदान प्रदान के लिए अस्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मस्दर की Y4S यूथ यानी कि फोर सस्टेनेबिलिटी और विसर यानी कि स्थिरता, पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं जैसी पहलों के मंच शामिल होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप। देखिए, ताइवान में यह पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप है। यूरेशिया और फिलीपीन सागर प्लेटों के बीच सीमा के पास रिवर्स फॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप भूकंप आया। रिवर्स फॉल्ट पृथ्वी की पपड़ी में चट्टान के दो खंडों के बीच एक विभाजन है जो संपीड़ित बलों के कारण होता है। ठीक है, विशेष रूप से ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट के साथ स्थित है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधि वाले स्थानों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला है। सभी भूकंपों में से लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के आसपास आते हैं और पृथ्वी पर सभी सक्रिय ज्वालामुखियों में से 75% यहीं पाए जाते हैं। भारत ने गुयाना को 2 अत्याधुनिक डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। डिटेल में समझते हैं। यह एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रॉप्ड मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे निगरानी, जानकारी एकत्र करना, चिकित्सीय बचाव और माल परिवहन जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। मालदीव और श्रीलंका को भी ये विमान भारत से मिले हैं। ठीक है, किससे मिले हैं? तो भारत से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डोर्नियर 248। ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, विमान है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोर्नियर 238 क्या है? विमान है। देखिए, डोर्नियर 228 को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। 54.4 फीट लंबे विमान की अधिकतम गति 413 है किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 2363 किलोमीटर है। यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट्स टेक ऑफ और शॉर्ट्स लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोमानिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह लेजर नोबेल भौतिक पुरस्कार विजेता जेराल्ड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। नोबेल विजेता चिरफॉर्ड प्लस एप्लीफिकेशन को नियोजित करने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करती हैं। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के साथ साझेदारी में विकसित यह लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैज्ञानिक सफलताओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाटो के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। डिटेल में समझते हैं। देखिए, नाटो की स्थापना संधि पर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो की स्थापना एक एकल और गंभीर वादा, एक सहयोगी पर हमला, सभी पर हमला है, इस आधार पर की गई है। इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और नया अभी नियुक्त किए जाने वाले हैं मार्क रूट। आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदस्य संख्या की बात करें तो 32 सदस्य हैं। स्वीडन नाटो का नवीनतम सदस्य है। 31वें नंबर की फिनलैंड है और 32वें नंबर का स्वीडन है। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में 3 M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। डिटेल में समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि देखिए, रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि युद्ध में
3M-22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 या इससे तेज गति से उड़ान भर सकती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। उनकी अत्यधिक गति और गतिशीलता उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की भारत यात्रा। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्रो कुलेबा, इनकी भारत यात्रा डिटेल में समझते हैं। देखिए, 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों के बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का लक्ष्य यूक्रेन में अस्थायी शांति लाना है और युद्ध को समाप्त करना है। युद्ध स्तर से पहले सहयोग बहाल करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप का समर्थन। देखिए, IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसमें SDG 6 में देखिए स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 भूमि पर जीवन शामिल है। इसकी स्थापना स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और RESEU यानी कि RESEAU SDG द्वारा की गई है। UNCC लर्न 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है जो देशों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल बनाने में मदद करने के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। क्या है डिटेल में समझते हैं। CSW की वार्षिक बैठक के दौरान अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को निर्विरोध चुना गया। 45 सदस्य देशों में से किसी की असहमति नहीं थी। महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया। राजदूत अल वासिद के विरोध में कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने के कारण प्रशंसा करते हुए उनका चयन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस ने संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग अपील के जवाब में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह सम्मेलन फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ का एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसमें 58 से अधिक राज्यों के मंत्री और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था। पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 2 बिलियन यूरो से अधिक देने की घोषणा की, जिसमें यूरोपीय संघ और उसके सदस्यों ने लगभग 900 मिलियन यूरो का योगदान दिया। ठीक है। सूडान को इस वर्ष 24 मिलियन लोगों यानी कि कुल आबादी का आधा को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए कम से कम $2.7 मिलियन की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, मिस AI नामक एक अनूठी प्रतियोगिता में इन आभासी कृतियों को एक दूसरे से तुलना किया जाएगा। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति, सौंदर्य शास्त्र और उनकी रचना के पीछे की तकनीकी कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस अग्रणी आयोजन के विजेता को $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें दुनिया की पहली AI सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में मिस AI का दर्जा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण प्रारंभ। देखिए, कुवैत के सूचना मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत और कुवैत के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हुए कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। लगभग 1 मिलियन सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कुवैत में यहाँ के ज़्यादातर लोग रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लैंड के ब्राइटन एंड
हो सिटी काउंसिलिंग भारतीय सैनिकों को सम्मानित करेगी, क्या है समझते हैं डिटेल में। देखिए, इंग्लैंड में ब्राइटन और हो सिटी काउंसिलिंग ने इस अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप के इन योद्धाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है। ब्राइटन में इंडिया गेट थॉमस टायरविट द्वारा डिजाइन किया गया और गुजराती वास्तुकला से प्रभावित है, जो भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के परिमाण को स्मरण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका अनावरण 26 अक्टूबर 1921 को पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए, माइको पाहिचान नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से अभूतपूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया, क्या है समझते हैं इसे। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य LGBTI समुदाय के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट बात करते हैं आईपी सुरक्षा के लिए भारत प्राथमिकता निगरानी सूची क्या है। देखिए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। यह निर्णय भारत और आईपी सुरक्षा मुद्दों से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच आया है। भारत को अपनी पेटेंट प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आवेदकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि और अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा है। ईरान ने रूसी लाइसेंस जैसा ही कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रूस के लाइसेंस ड्रोन जैसा एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, यूक्रेन संघर्ष में देखे गए हमलों के समान लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान में चलाई गई पेट फ्रेंडली मेट्रो। देखिए, ताइवान में अनोखी पहल शुरू की गई है। ताइपे में मास रैपिड ट्रांजिट ने लोगों को अपने पालतू जानवर ले जाने की छूट दी है। अब सभी पशु प्रेमी अपना डॉग, कैट और अन्य जीव के साथ मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे, पहले ये नहीं था। ये कहाँ से लाया गया है, तो ताइवान में। नाम दिया गया है पेट फ्रेंडली। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाली सेना शुरू करेगी पर्वतीय सफाई अभियान 2024। देखिए, नेपाली सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के तहत माउंट एवरेस्ट पर बड़े लगभग 10 टन कचरा और 5 शवों को हटाएगी। इस सफाई अभियान का नेतृत्व मेजर आदित्य कार्की करेंगे। इस अभियान से हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री ने SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला